कभी सोचे कि हमारे पोते पोतियां शायद पृथ्वी पर नहीं बल्कि लाखों किलोमीटर दूर किसी दूसरे तारे का चक्कर लगा रहे ग्रह पर जागे। ये अब सिर्फ कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक ऐसा भविष्य है जिसकी नींव आज रखी जा रही है। आज हम इसी रोमांचक सफर की गहराई में उतरेंगे कि इंसानियत तारों तक पहुंचेगी कैसे। और हाँ, ऐसी ही जानकारी भरी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए इसे समझते हैं। जब भी हम रात में आसमान देखते हैं तो एक सवाल हमेशा मन में आता है ना कि वहां क्या है। यही जिज्ञासा हमें पहले चांद तक ले गई, लेकिन अब अगला पड़ाव है हमारा अपना सोलर सिस्टम छोड़कर दूसरे तारों तक पहुंचना। और यहीं पर हमारे सपनों का सामना हकीकत की सबसे बड़ी दीवार से होता है, और वो दीवार सिर्फ एक शब्द की है, दूरी, इमेंस अनइमेजिनेबल डिस्टेंस। ये दूरी कितनी बड़ी है इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंटौरी, हाँ, प्रॉक्सिमा सेंटौरी, वो हमसे 4.24 प्रकाश वर्ष दूर हैं। अब किलोमीटर में तो ये 40 ट्रिलियन किलोमीटर के आसपास है। हाँ, और इसे ऐसे समझिए कि अगर हम अपनी सबसे तेज कार से भी निकलें तो वहां पहुंचने में 4 करोड़ 80 लाख साल लगेंगे। बाप रे। और स्पेस क्राफ्ट नासा का सबसे तेज वाला भी देखिए, पाकर 16 प्रोब जैसा छोटा प्रोब भी जो बहुत तेज है, उसे भी करीब 6,500 साल लग जाएंगे, पर वो तो इंसानों को नहीं ले जा सकता। सही बात है। इंसानों को ले जाने वाले बड़े जहाज, उनके लिए ये सफर 70 से 80,000 साल का होगा। 70,000 साल? मतलब जब तक वो स्पेसक्राफ्ट वहां पहुंचेगा, पृथ्वी पर तो सब कुछ बदल चुका होगा। इंसानियत का पूरा इतिहास शायद कई बार लिखा जा चुका होगा। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं है, ये समय की चुनौती है। हम इस समय को कैसे हरा सकते हैं? हाँ, यहीं पर भविष्य की टेक्नोलॉजी की बात आती है। तो हमारे पास क्या क्या आइडियाज हैं इस नामुमकिन दूरी को मुमकिन बनाने के लिए? इसको समझने के लिए हम प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को, मतलब स्पेस क्राफ्ट को धक्का देने की तकनीक को 3 लेवल में देख सकते हैं। ओके। एक जो आज संभव है, दूसरी जो कल संभव हो सकती है, और तीसरी जो अभी शायद परसों का सपना है। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं। अभी हमारे पास सबसे अच्छा आइडिया क्या है? आज जो सबसे मजेदार और प्रैक्टिकल आइडिया है वो है सोलर सेल्स, सौर पाल। सोलर सेल्स? हाँ, कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ी पतली सी चमकीली चादर, कागज से भी 1000 गुना पतली, और इस पर पृथ्वी से बहुत शक्तिशाली लेजर बीम डाली जाती है। अच्छा। प्रकाश के जो कण होते हैं, फोटॉन्स, जब वो इस पाल से टकराते हैं तो उसे धीरे धीरे धक्का देते हैं। मतलब रोशनी पर सवारी करना। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट नाम का एक प्रोजेक्ट है, वो इसी पर काम कर रहा है ना? बिल्कुल। वो छोटे चिप साइज के स्पेस क्राफ्ट भेजना चाहते हैं, और क्योंकि ये पाल बहुत हल्का होता है तो लेजर का वो छोटा सा धक्का भी उसे अविश्वसनीय रफ्तार दे सकता है। कितनी रफ्तार? प्रकाश की गति का 20% तक। इस स्पीड से प्रॉक्सिमा सेंटौरी का सफर सिर्फ 20 से 30 साल का रह जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा जंप है। पर इसकी कोई सीमा भी होगी? हाँ, सीमा ये है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ ग्राम के छोटे प्रोब्स के लिए है। आप इस पर इंसानों से भरा कोई बड़ा जहाज नहीं भेज सकते। तो इंसानों को ले जाने के लिए हमें अगले लेवल पर जाना होगा, यानी कल की टेक्नोलॉजी। तो वो क्या है? वो है फ्यूजन इंजन्स। फ्यूजन इंजन? आसान भाषा में कहूँ तो रॉकेट के पीछे एक छोटा कंट्रोल किया हुआ सूरज लगा देना। वाह। जैसे हमारे सूरज में हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनता है और जबरदस्त ऊर्जा निकलती है, वही प्रक्रिया एक इंजन के अंदर करना। सुनने में तो ये बहुत ही शक्तिशाली लगता है, पर हम दशकों से पृथ्वी पर फ्यूजन एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइटर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पर अभी तक। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उस फ्यूजन रिएक्शन को सालों तक लगातार चालू कैसे रखा जाए। उसके लिए करोड़ों डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, और उसे एक चुंबकीय घेरे में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कैद रखना पड़ता है। ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, पर अगर हम इसे हल कर पाएं तो सफर हजारों सालों से घटकर कुछ 100 सालों का रह जाएगा। ठीक है, तो सोलर सेल्स छोटे प्रोब्स के लिए और फ्यूजन इंजन्स शायद कुछ 100 सालों के सफर के लिए। लेकिन अगर हमें सफर को और छोटा करना हो, दशकों में, तो हमें तीसरे लेवल पर जाना होगा, जो कि बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। मेरा इशारा एंटी मैटर इंजन्स की तरफ है। हाँ, एंटी मैटर प्रोपल्शन। ये ऊर्जा पैदा करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है जो हम जानते हैं। जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो 100% ऊर्जा में बदल जाते हैं। E = mc² का ये सबसे परफेक्ट उदाहरण है।
कितना शक्तिशाली? अंदाजा ऐसे लगाइए कि सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर में हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से ज्यादा ऊर्जा होती है। 1 ग्राम पर यहीं पर एक सवाल उठता है, ये सुनने में जितना अच्छा है उतना ही अव्यावहारिक नहीं लगता? एंटी मैटर बनाना तो बहुत ही महंगा है। रूप से महंगा, कुछ मिलीग्राम बनाने में खरबों डॉलर लग जाते हैं, और फिर उसे स्टोर करना। हाँ, वो तो किसी भी चीज को छूते ही धमाका कर देगा। बिल्कुल, उसे वैक्यूम में शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के सहारे कैद करके रखना पड़ता है। आज की तारीख में ये लगभग नामुमकिन है, पर ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ नहीं है। मतलब ये एक इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है। हाँ, अगर 100 या 200 साल बाद हम इसे हल कर पाएं, तो शायद हम प्रकाश की गति के 50% से 70% तक पहुंच सकते हैं। तब तारों का सफर एक इंसानी जीवन काल में संभव हो पाएगा। और वो वार्प ड्राइव जो स्पेस को ही मोड़ देता है, क्या वो सच में संभव है? वो अभी एक थ्योरी है जिसे एल्कुबियर ड्राइव भी कहते हैं, और नासा के वैज्ञानिक इसे गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं। अच्छा। इसका सिद्धांत ये है कि स्पेसक्राफ्ट खुद तेज नहीं चलता, वो अपने आगे के स्पेस को सिकोड़ता है और पीछे के स्पेस को फैलाता है। जैसे कोई सर्फर लहर पर सवारी करता है, वैसे ही। पर इसके लिए तो एक्सोटिक मैटर चाहिए जिसका नेगेटिव मास हो। हाँ, ऐसी कोई चीज तो है नहीं। अभी तक तो नहीं मिली है, इसीलिए फिलहाल ये एक गणितीय संभावना ही है। पर ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये आइंस्टाइन के उस नियम को नहीं तोड़ता कि कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। क्योंकि स्पेसक्राफ्ट खुद नहीं चल रहा, स्पेस चल रहा है। एग्जैक्टली। अगर ये कभी हकीकत बना तो हम दूरी की समस्या को ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई। हाँ। अब सवाल है कि हम जाएंगे कहाँ? हमारी पहली मंजिल कौन सी होगी? देखिए, सबसे पहला और सबसे चर्चित उम्मीदवार है प्रॉक्सिमा बी। हमारे पड़ोसी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी का चक्कर लगा रहा ग्रह है, और ये हैबिटेबल जोन में है। हाँ, मतलब गोल्डीलॉक्स जोन, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, पानी तरल अवस्था में रह सकता है। तो मतलब ये पृथ्वी जैसा हो सकता है? हो सकता है, पर यहाँ एक मगर है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है, रेड ड्वार्फ। हाँ, ये तारे बहुत ज्यादा सोलर फ्लेयर्स फेंकते हैं जो किसी भी ग्रह के वायुमंडल को उड़ा सकते हैं और सतह पर जीवन को खत्म कर सकते हैं। और मैंने पढ़ा है कि वो शायद टाइडली लॉक्ड भी हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब उसका एक हिस्सा हमेशा तारे की तरफ रहता है और दूसरा हमेशा अंधेरे में। एक तरफ आग बरस रही होगी और दूसरी तरफ बर्फीला अंधेरा। तो जीवन सिर्फ बीच की एक पतली सी पट्टी पर संभव होगा शायद, जहाँ हमेशा सुबह या शाम जैसा मौसम रहता हो। तो ये पृथ्वी जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या हमारे पास और भी विकल्प है? जरूर है। हमसे करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम है। वो एक खजाना है। अच्छा। वहाँ एक ही तारे का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के आकार के 7 ग्रह हैं, और उनमें से 3 या 4 रहने लायक हो सकते हैं। 7 ग्रह एक ही सिस्टम में? हाँ, ये एक पूरा सोलर सिस्टम है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। सोचिए, एक ही सिस्टम में इंसानों की कई अलग अलग बस्तियां। क्या बात है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है। टेक्नोलॉजी एक तरफ, डेस्टिनेशन एक तरफ, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो शायद इंसान खुद है। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग की समस्या नहीं है, ये एक मानवीय समस्या है। इतने लंबे सफर पर इंसानों का क्या होगा? ये इंटरस्टेलर ट्रैवल का सबसे जटिल पहलू है, और इसके लिए भी 2 मुख्य विचार हैं। पहला है जनरेशन शिप्स, पीढ़ियों तक चलने वाले जहाज। हाँ, ये उड़ते हुए शहर होंगे जिनमें एक पूरा समाज रहेगा। जो लोग पृथ्वी से निकलेंगे वो ये जानते हुए निकलेंगे कि वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। उनके बच्चे या पोते पोतियां वहां उतरेंगे। बिल्कुल। पर इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू सोचकर ही डर लगता है। एक बंद डिब्बे में सदियों तक एक समाज को कैसे स्थिर रखा जाए? उन पीढ़ियों का क्या मकसद होगा जिनका जन्म ही स्पेस में हुआ हो? ये बहुत बड़े सवाल हैं। क्या ये नैतिक रूप से सही है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा जीवन चुनें? इसके लिए हमें बिल्कुल नए तरह के सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम बनाने होंगे। और दूसरा आइडिया है क्रायोस्लीप का। सबको सुला दो और मंजिल आने पर जगा दो। हाँ, गहरी नींद में सुला देना। लेकिन ये भी आसान नहीं है। लंबे समय तक क्रायोस्लीप में रहने से मांसपेशियों का गलना, हड्डियों का कमजोर होना, याददाश्त पर भी असर पड़ सकता है। हाँ, और सोचिए उस मनोवैज्ञानिक झटके के बारे में जब कोई 200 साल बाद जागे और उसे पता चले कि पृथ्वी पर उसका जानने वाला हर इंसान, हर शहर,
हर संस्कृति, सब बदल चुका है। वो अपने ही इतिहास में एक अजनबी होगा। और कम्युनिकेशन, हम पृथ्वी से कोई मदद नहीं मांग सकते। बिल्कुल नहीं। प्रोक्सिमा सेंटोरी से भेजा गया एक हेलो मैसेज भी पृथ्वी तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा लगाएगा और जवाब आने में और 4 साल। 8 साल का एक राउंड ट्रिप। हाँ, मतलब वो यात्री पूरी तरह से अकेले होंगे। उन्हें अपनी हर समस्या खुद ही सुलझानी होगी। तो इन सभी चुनौतियों को पार करने के बाद मान लीजिए कि इंसान किसी दूसरे ग्रह पर उतरता है। वो पहला पल वो कैसा होगा? वहां सब कुछ अलग होगा। जब वो इंसान ऊपर देखेगा तो उसे आसमान में जाने पहचाने तारामंडल नहीं दिखेंगे। कोई ध्रुव तारा नहीं होगा जो दिशा बताए। अगर ग्रह का वायुमंडल अलग गैसों से बना है तो सूरज उगने का रंग शायद लाल, नीला या हरा हो सकता है। वहां का गुरुत्वाकर्षण अलग होगा, दिन और रात की लंबाई अलग होगी, हमारा 24 घंटे का चक्र, 365 दिन का साल, ये सब तो पृथ्वी के नियम हैं। वहां हमें एक नया कैलेंडर, एक नई घड़ी बनानी होगी। और क्या पता वहां पहले से कोई जीवन मौजूद हो। इसकी भी संभावना है। उस एक पल में इंसानियत एक इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज से इंटरस्टेलर स्पीशीज बन जाएगी। होमो सेपियंस से होमो स्टेलारिस। हाँ, वो इंसान जो तारों के बीच रहता है। ये मानव विकास का अगला अध्याय होगा। ये सब सुनकर एक ही सवाल मन में आता है, क्या हम या हमारी अगली पीढ़ी ये सब अपनी आंखों से देख पाएगी? शायद हम वो पहली पीढ़ी ना हो जो किसी दूसरे तारे पर उतरेगी, लेकिन हम निश्चित रूप से वो पीढ़ी है जो इस सपने की नींव रख रही है। 2020 का दशक इस दिशा में एक बहुत बड़ा मोड़ है। हम मंगल पर बेस बनाने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां स्पेस रेस में हैं, फ्यूजन एनर्जी पर बहुत प्रगति हो रही है, एआई हमारे स्पेसक्राफ्ट को और स्मार्ट बना रहा है। ये सब इंटरस्टेलर ट्रैवल की सीढ़ियां हैं। तो हम शायद उस जहाज को उड़ता हुआ ना देख पाएं, लेकिन हम उसे बनाने वालों में से हैं। बिल्कुल। एक दिन एक स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी को आखिरी बार अलविदा कहेगा और सीधे तारों की ओर निकल जाएगा, और उस दिन पूरी इंसानियत एक साथ मिलकर उसे विदा करेगी। वो इंसानियत का सबसे बड़ा एडवेंचर होगा। हमारा सफर अभी शुरू हुआ है। हमें सिर्फ ग्रह नहीं, पूरी आकाश गंगा को खोजना है। तारे हमसे दूर नहीं है, हम उनके पास जा रहे हैं। वाकई ये इंसानियत का सबसे बड़ा सपना है। अब हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल, अगर आपको किसी दूसरे स्टार सिस्टम के ग्रह पर जाने का मौका मिले और आप अपने साथ पृथ्वी से सिर्फ एक चीज ले जा सकते हो जो आपको घर की याद दिलाए, तो वो क्या होगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहां तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।